हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहला एक सवाल हमारे सामने आता है, वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं प्लांट्स का। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में, समझिए आपके स्कूल में लगभग 1000 स्टूडेंट्स होंगे। मुझे सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो मैंने एक बड़ा सा क्लासरूम बनाया, बहुत बड़ा सा क्लासरूम बनाया और सारे के सारे 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा दिया। सारे के सारे 1000 स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ बैठे हैं और सबको मैंने पढ़ाना शुरू किया। समझिए मैं सबको पढ़ाना शुरुआत कर रहा हूँ फ्रॉम ABCD। तो मैं ABCD अगर पढ़ाऊँगा तो जो 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं वो तो अच्छी तरह से समझेंगे, वो एंजॉय करेंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो 14-15 साल के बच्चे हैं आपकी तरह, वो तो इस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे। वो बोलेंगे अरे यार ये ABCD तो हमने बहुत बार सीख लिया है, पहले ही सीख लिया है, हमें और कुछ सीखना है। तो मैंने सोचा कि चलो यार और कोई चीज़ पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो जो 14 साल के 15 साल के बच्चे हैं उनको तो पसंद आ रहा था ये टॉपिक, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल के 6 साल के, वो तो समझ नहीं पा रहे थे उस टॉपिक को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्कूल में अगर पढ़ाना है स्टूडेंट्स को तो क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। और उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है? उस क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है एज। मीन्स अकॉर्डिंग टू योर एज इन योर स्कूल यू ऑल हैव बीन क्लासिफाइड इन वेरियस क्लासेस। जैसे जो बच्चे 5 या 6 साल के हैं, 5 साल के हैं, दे आर क्लासीफाइड इनटू क्लास 1, फर्स्ट क्लास में जाते हैं। वो जो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, वो सेकंड में है, सेकंड क्लास में है, सेकंड क्लास में है। जो 8 साल के 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे हैं, दे आर इन द 3rd स्टैंडर्ड या 3rd क्लास। जो 9 साल के हैं वो 4th स्टैंडर्ड में है। तो इस तरह से जो 14 ईयर के बच्चे हैं वो सारे हैं 9th स्टैंडर्ड में, जैसे कि आप सब हो। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर एज यू ऑल हैव बीन क्लासिफाइड। और ऐसा क्लासीफाई करने से सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है और सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ योर स्टडी यू ऑल हैव बीन क्लासीफाइड इनटू वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर एज। अकॉर्डिंग टू योर एज आप सबको स्कूल में अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। तो इसी तरह से सारे प्लांट्स और एनिमल्स, नंबर ऑफ़ प्लांट्स और एनिमल्स भी अगर आप देखेंगे तो फिर उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके बारे में स्टडी करने के लिए भी उनको क्लासीफाई किया गया है। इस क्लासिफिकेशन से सभी प्लांट्स और एनिमल्स का स्टडी भी बहुत आसान होता है। जैसे प्लांट्स और एनिमल के केस में एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे अगर हम किसी ग्रुप को क्लासीफाई कर लेंगे या एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझते हैं। जैसे कैट्स, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे एनिमल्स, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे एनिमल्स को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे एनिमल्स में कुछ ना कुछ सिमिलर फीचर्स है। सारे एनिमल्स में कुछ ना कुछ सिमिलर फीचर्स है। तो मैंने सभी को एक ग्रुप में क्लासीफाई किया। और अगर इनमें से मैं सिर्फ कैट का स्टडी करूँ, सिर्फ मैं कैट के बारे में, कैट का स्टडी करना तो शायद आसान है कि वो इजीली हमारे आसपास में अवेलेबल होती है और उसके प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं कैट का प्रॉपर्टी स्टडी करूँ तो बाकी सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, उसी ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करना आसान हो सकता है। मतलब जैसे कैट का प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टडी कर लिया तो उसकी मदद से हम बाकी जो उस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन है वो बहुत नेसेसरी बन जाता है सभी फील्ड्स में। तो इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है कैन यू रिकॉल। अभी कैन यू रिकॉल का मतलब क्या है? एक क्लासिफिकेशन रिलेटेड चैप्टर हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया है और वो चार्ट के मदद से हम ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा है, हाउ कैन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बी क्लासिफाइड। तो मैं और रीड करता हूँ टेक्स्ट बुक से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई and a 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker
फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लास्ट ईयर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सीखा था, और एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस साल के लिए, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इस साल के सिलेबस की तरफ। तो ये मैंने टेबल बनाया है जो थोड़ा सा अलग है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टेबल से। मैंने इसमें शुरुआत किया है थिंग्स से। मतलब दुनिया में आज आसपास में हम अलग अलग थिंग्स, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं अभी मेरे आसपास देख रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल है, ये एक बुक है, कुछ कपड़े हैं, कुछ चींटियाँ यहाँ पे चल रही है, बाहर एक पॉटेड प्लांट है, और अगर बाहर देखा तो बाहर कुछ एनिमल्स, डॉग्स और कैट्स घूम रहे हैं। तो बहुत सारे थिंग्स हैं, लेकिन उसमें से there are certain things which are non living things and certain things which are living things। तो living things कौन सी है और non living things? यहाँ पे things को classify किया गया है, मतलब things को divide किया गया है 2 तरह के things में, non living things and living things। उसमें से जो, और इस क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? इस क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि जो चीज़ें सेल्स से बनी हुई है वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स है, और जो चीज़ें सेल्स से नहीं बनी हुई है वो सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। और उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है? द बेसिस इज प्रेजेंस ऑफ सेल्स और एब्सेंस ऑफ सेल। मतलब जिसमें सेल्स है, जो सेल्स से बना हुआ है, उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो सेल्स से नहीं बना है उन्हें नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। तो फर्दर लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? सेल के 2 टाइप होते हैं। हमने सेल के टाइप्स के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अगर मतलब ये चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप ये सेल के चैप्टर को भी रीड करेंगे वापस, तो सारे ये जो टॉपिक्स है वो आपके वापस रिकॉल हो जाएंगे। तो ये रीड करना है, सेल्स वाला चैप्टर भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अभी प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये तो सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स तो सेल से ही बने हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जो सेल है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, या फिर बिना न्यूक्लियस के जो सेल्स है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है इन द किंगडम मोनेरा। और उनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एक अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। हमारे आसपास जो सारे बैक्टीरियाज है, वो सारे बैक्टीरियाज है वो किंगडम मोनेरा में क्लासीफाइड है। अगर इनका प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है तो सी चैप्टर 1 फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड साइंस टेक्स्ट बुक। अभी देखते हैं दूसरा टाइप है वो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है। हमारे सेल में भी न्यूक्लियस होता है, हमारा पूरा बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, और हमारे पूरे बॉडी में के हर सेल में न्यूक्लियस होता है। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी 2 डिविजन्स है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या? जिन ऑर्गेनिजम्स का पूरा बॉडी है वो एक ही सेल से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल है अमीबा। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है और उसका पूरा बॉडी है वो एक ही सेल से बना हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और उनके ग्रुप को क्लासीफाई किया गया है एज अ किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बारे में भी अगर डिटेल में पढ़ना है, इनके सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, तो सी 8th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक चैप्टर 1। अभी देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग सेल वॉल एंड ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल। मतलब अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे सेल से बने हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल के अराउंड एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं और कुछ के अराउंड सेल वॉल नहीं होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स कहा जाता है किंगडम। दे आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमलिया। अभी जिनके अराउंड सेल वॉल है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अभी ऑटोट्रॉप्स का मतलब है जिनके अंदर क्लोरोफिल है, और दूसरे है हेटेरोट्रॉप्स, इसका मतलब है जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। मतलब और ऑटोट्रॉप्स के ग्रुप को कहा जाता है किंगडम प्लांटे, और हेटेरोट्रॉप्स के ग्रुप्स को कहा जाता है किंगडम फंगाई। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किए गए हैं। मैं सभी किंगडम्स का डेफिनेशन आपको ज़रा सा थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो ये भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। जैसे अगर किंगडम मोनेरा कहा जाए तो किंगडम मोनेरा ये लिविंग थिंग है, लेकिन प्रोकैरियोटिक है। मतलब उनके सेल में न्यूक्लियस, ऐसे लिविंग थिंग जिनके न्यूक्लियस में जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं है। उसके आगे देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अगर देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा लिविंग थिंग है,
और उनके यूकैरियोटिक भी है, मतलब वो सेल्स से बने हैं, उनके सेल में न्यूक्लियस भी है, और एंड दे आर यूनिसेलुलर, मतलब क्या है, लेकिन सेल एक ही है, बस एक ही सेल से पूरा शरीर उनका बना हुआ है। नेक्स्ट है किंगडम, अगर एनिमेलिया देखेंगे, किंगडम एनिमेलिया मतलब कौन है, ये लिविंग थिंग्स है, मतलब सेल से बने हुए हैं, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब सेल में न्यूक्लियस है, दे आर मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने, लेकिन सेल के अराउंड कोई सेल के अराउंड कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। और अभी टर्न करते हैं किंगडम फंगाई की तरफ। किंगडम फंगाई मतलब कौन है, वो लिविंग थिंग्स है, वो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, उनके सेल के अराउंड सेल वॉल भी है, लेकिन दे लैक क्लोरोफिल, मतलब वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। और लास्ट टाइप है किंगडम प्लांटे। और किंगडम प्लांटे के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि दे आर लिविंग थिंग्स विच हैव यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब उनके सेल में न्यूक्लियस है, मल्टी सेलुलर भी है, सेल के अराउंड सेल वॉल भी है, और वो ऑटोट्रॉफ भी है, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इस तरह से इन दिस वे थिंग्स आर क्लासिफाइड, या फिर ये पूरा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या पूरे दुनिया का क्लासिफिकेशन ये है। और इसमें से अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये जो किंगडम प्लांटे है इसके नीचे का टेबल, मतलब किंगडम प्लांटे को फर्दर किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है किंगडम प्लांटे, मतलब किंगडम प्लांटे के बारे में देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि उसको किंगडम प्लांटे को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पहले मैं रीड करता हूँ। The group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell wall is the group of plants। ये plants का definition है, जो हमने पहले भी देखा है कि ये plants मतलब ऑटोट्रॉपिक ये लिविंग थिंग्स है जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स है, सेल वॉल है, और जो ऑटोट्रॉपिक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कहते हैं। Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll। Plants का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि दे कंटेन क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल की मदद से वो खुद का फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि सोर्स ऑफ फूड सिर्फ प्लांट है, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड है वो प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। जब हम लोग प्लांट्स को क्लासीफाई करते जाएंगे तो हर एक लेवल को नीचे हर एक लेवल में नीचे आते आते मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं इस टेबल को, और इस टेबल में हम नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले है इस टेबल में किंगडम प्लांटे, और किंगडम प्लांटे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फैनोरोगम्स। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिस आएगा कि ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, कि किंगडम प्लांटे को क्रिप्टोगैम्स और फैनोरोगम्स में किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला बेसिस है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स फ्लावरिंग होते हैं उन्हें फैनोरोगम्स कहा जाता है, और जो प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं होते उन्हें क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। तो अभी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग का और एक ज़रा सा डिटेल्ड मतलब है। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे और आगे इन द 10th स्टैंडर्ड, लेकिन अभी तो ये एक बेसिस है कि जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें फैनोरोगम्स कहा जाता है, और जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते उन्हें क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये पहला डिवीजन है, और ये पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सबसे पहला बेसिस है। हर बार हम लोग ये बेसिस को, सभी बेसिस को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हर बार जब लेवल में हम नीचे आते जाएंगे तो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स के बारे में टेक्स्ट बुक में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, उन्होंने एक एक्टिविटी वर्क दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिप्टोगैम्स में ऐसे, हमने तो बेसिक डिस्कशन तो कर ही लिया है कि क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनमें जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहला टाइप है थैलोफाइटा। अभी ये थैलोफाइटा के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक डिवीजन दिखाता हूँ, वापस एक बार हम लोग आते हैं कि क्रिप्टोगम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जैसे प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगम्स एंड फैनोरोगम्स। उसके बाद में क्रिप्टोगैम्स के भी और 3 टाइप पड़ते हैं। पहला टाइप है थैलोफाइटा, दूसरा टाइप है ब्रायोफाइटा, और तीसरा टाइप है टेरिडोफाइटा। अभी
ये तीनों टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंट। जैसे थैलोफाइटा है ना, ये बहुत बेसिक प्लांट है, और उससे थोड़े डेवलप प्लांट्स है ब्रायोफाइटा, उससे ज़रा ज़्यादा डेवलप प्लांट्स है टेरिडोफाइटा। तो ये बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन द प्लांट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोगैम्स। तो ये एक और बेसिस जो है हमने देख लिया यहाँ पे। अभी बढ़ते हैं आगे। थैलोफाइटा में मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ, मैं पहले रीड करता हूँ उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए थैलोफाइटा, these plants grow mainly in water. This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called as algae. अब ये देखिए, ये प्लांट्स है वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनमें रूट, स्टेम, लीव ऐसा कोई भी प्लांट पार्ट नहीं होता है, ऐसे ही प्लांट का बॉडी होता है बस, और इनको अलगे कहा जाता है। अगर आप बारिश में कहीं पे जमा हुआ पानी देखेंगे, उसमें जो हरापन होता है, उसमें जमा पानी में एक ग्रीन कलर के प्लांट्स डेवलप होते हैं, तो उन प्लांट्स को अलगे कहा जाता है, एंड दे बिलोंग टू द ग्रुप थैलोफाइटा। अलगे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसमें कुछ है वो यूनिसेलुलर होते हैं तो कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। Examples of algae are Spirogyra, Ulothrix, Ulva, सार्गेजम एक्सेट्रा। अब ये नामों को याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार ये नाम है वो ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो लोग देंगे तीन नाम शायद थैलोफाइटा में से देंगे, एक नाम है वो ब्रायोफाइटा में से देंगे, और बताएंगे कि आइडेंटिफाई करो एक। तो इस तरह के क्वेश्चंस है वो बहुत कॉमन है। तो देयरफॉर ये जो चारों नाम है वो याद रखना है आपको थैलोफाइटा ग्रुप में। इसके अलावा मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी हम लोग जो सारे चीज़ें पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के 3-3 कैरेक्टरिस्टिक, जैसे थैलोफाइटा अभी हम पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक, हर एक ग्रुप के 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पढ़ने हैं और लिखने भी है। आगे मैं बताऊँगा होमवर्क के काम में वो होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं, और फोटोज़ में उन्होंने डायग्राम फ़ोटोज़ दिए हैं, उल्वा, चारा, स्पायरोगायरा, इनके फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ थैलोफाइटा। तो वी हैव कवर्ड थैलोफाइटा। नाउ वी विल टर्न टू ब्रायोफाइटा। अभी क्रिप्टोगैम्स में जो 3 ग्रुप पढ़ते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, उसमें से दूसरा ग्रुप है ब्रायोफाइटा। अभी जो थैलोफाइटा थे वो सिर्फ पानी में रहने वाले प्लांट्स थे, लेकिन ब्रायोफाइटा है वो एम्फीबियन है। मतलब अभी देखते हैं एम्फीबियन किस तरह से, क्यों इनको एम्फीबियन कहा जाता है। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ अबाउट ब्रायोफाइटा। This group of plants is called as amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. अभी ये ब्रायोफाइटा आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे आपके आसपास। अगर कहीं पे वेल है, बावड़ी जिसको कहते हैं, विहीर मराठी में कहते हैं, तो ये जो वेल है, वेल का जो वॉल होता है, उस वेल के वॉल पे वेलवेटी कुछ प्लांट्स है वो ग्रो किए होते हैं। या फिर बारिश में अगर आप देखेंगे, आपके बिल्डिंग का कंपाउंड वॉल है, उस कंपाउंड वॉल के ऊपर भी वेलवेटी, उसको अगर आप टच करेंगे तो एक वेलवेटी प्लांट्स है वो ग्रो किए होते हैं। एंड दोज वेलवेटी प्लांट्स बिलोंग टू ग्रुप ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा में बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं, और इनको एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि उनको बहुत सारा पानी लगता है। मतलब ये ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन वो ज़मीन कैसी चाहिए? मॉइस्ट ज़मीन। सूखी ज़मीन में ग्रो नहीं करेंगे इजीली। और दूसरा उनका ये है कि ये रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सो अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे बारिश के सीज़न में कंपाउंड वॉल्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है, थोड़ा थोड़ा ड्राई सीज़न आने लगता है, तो ये जो प्लांट्स है वो सभी डाई करते हैं। तो इसका रीज़न वही है कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आगे पढ़ते हैं। द प्लांट्स आर थैलोइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। थैलोइड इनके शेप को कहा जाता है, मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑब्वियसली दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अभी ये प्लांट्स के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स में देखो, ये पहला है फ्यूनेरिया नाम का एक प्लांट है जो वही वॉल पे ग्रो करता है। इस प्लांट को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस प्लांट में कैप्सूल ग्रो किया है, और इस कैप्सूल में छोटे छोटे सीड लाइक स्पोर्स, सीड नहीं कह सकते उनको, स्पोर्स कहते हैं उनको। और जब ये प्लांट पूरी तरह से डेवलप होता है तो ये कैप्सूल बर्स्ट होता है, और उसके अंदर के से स्पोर्स है वो आजू बाजू में डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पे स्पोर गिरता है वहाँ पे नया फ्यूनेरिया प्लांट है वो ग्रो करता है। उसी तरह से मर्चेंटिया दिया है बाजू में, उसमें भी आप कैप्सूल देख पाएंगे। उसके अलावा एंथोसेरस नाम का एक प्लांट दिया है, वो भी इसी ग्रुप में बिलोंग करता है, उसमें भी कैप्सूल्स आप देख पाएंगे। इसके अलावा इनमें ना रूट्स, लीव्स, ऐसे स्टेम, ऐसे पार्ट्स नहीं होते, लेकिन रूट जैसा राइजॉइड होता है, और लीफ जैसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मतलब इनको लीफ नहीं कहा जाता, इनको रूट्स नहीं कहा जाता, लेकिन ये रूट जैसे होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स है
मॉस मतलब फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, एंथोसेरोसस, रिक्शिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनके, और ये फोटोग्राफ्स है, ये आप देख लिया आपने, ठीक है। नाउ वी विल टर्न टू द थर्ड ग्रुप ऑफ द क्रिप्टोगम्स। क्रिप्टोगम्स में से थर्ड ग्रुप को देखेंगे और उसका नाम है टेरिडोफाइटा। अब ये टेरिडोफाइटा वाले प्लांट शायद आपने कहीं पे देखे होंगे। ये पॉटेड प्लांट्स होते हैं, जनरली लोग इनको शोपीस के तौर पर ग्रो करते हैं, और ये ना हमेशा हर्ब्स के फॉर्म में ही होते हैं, मतलब बहुत सारे बड़े ट्री नहीं होते। अभी देखिए, पहले तो थैलोफाइटा सीखा। थैलोफाइटा तो पानी के अंदर के होते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं वो, और बहुत छोटे प्लांट्स रहते हैं। ब्रायोफाइटा भी आपने देखा कि वॉल के ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट्स कितने छोटे होते हैं वो। टेरिडोफाइटा थोड़े से बड़े हैं उनसे, वो हर्ब्स जितने बड़े होते हैं, मतलब मैक्सिमम उसका हाइट है वो 30 to 50 सेंटीमीटर्स इतना बढ़ता है। तो ऐसे प्लांट्स है ये टेरिडोफाइटा में बिलोंग करने वाले। उसके बारे में सबसे पहले रीड करता हूँ मैं। Plants from this group have well developed root, stem, leaves and separate tissues for conduction of food and water, but they do not bear flowers and fruits. They reproduce with the help of spores formed along the back of the back or posterior surface of their leaves. और एग्जाम्पल्स दिए हैं नेफ्रोलेपिस, मार्सेलिया, टेरिस, एंडियंटम, इक्विसेटम, सेलेगेनेला और लाइकोपोडियम। ये सारे एग्जाम्पल्स है इन प्लांट्स के। जनरली आप ये ग्रुप में से प्लांट्स को ज़्यादातर देखा नहीं होगा, लेकिन नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। और अभी इन प्लांट्स के बारे में और बताता हूँ मैं कि मैं डेवलपमेंट के फेजेस बताता हूँ। जैसे थैलोफाइटा में कुछ नहीं था, रूट लीव्स कुछ नहीं है उन प्लांट्स को। ब्रायोफाइटा में जब हम आए तो रूट जैसे राइजोइड्स ग्रो हो रहे थे, लीफ लाइक पार्ट्स है वो ग्रो हो रहे थे। और टेरिडोफाइटा ये ग्रुप के जो प्लांट्स है वो वेल डेवलप्ड है, इसमें रूट्स है, लीव्स है, स्टेम है, सारे बॉडी पार्ट्स है। इसके अलावा इनमें वाटर को और फूड को कंडक्ट करने वाले सेल्स, टिश्यूज़ भी है, मतलब जिनको कहा जाता है जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी हम लोग डिटेल में और इसी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। जाइलम ये वाटर कंडक्ट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे बॉडीज़ में आर्टरीज और वेन्स होते हैं जो ब्लड को कंडक्ट करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो फूड और वाटर को कंडक्ट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं। तो ये टिश्यूज़ भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि ये फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ऑब्वियसली दे बिलोंग टू द क्रिप्टोगम, से देयरफॉर फ्लावर तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। रिप्रोडक्शन करने के लिए ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं, और उन्होंने दिखाया, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि उनके लीव्स के पीछे के साइड में स्पोर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे थैलियाँ होती है स्पोर्स की, जो बर्स्ट होती है और जिसमें से स्पोर्स इधर उधर फैल जाते हैं, और इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। जहाँ जहाँ पे भी स्पोर गिरेगा वहाँ पे नया प्लांट है वो ग्रो करेगा। इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सो वी हैव नाउ कवर्ड टेरिडोफाइटा, ग्रुप टेरिडोफाइटा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी नीचे अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द ग्रुप्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग ने थैलोफाइटा सीखा, ब्रायोफाइटा सीखा और टेरिडोफाइटा भी सीखा। तो उन तीनों में क्या सिमिलरिटी है, क्योंकि तीनों को एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है। ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड इन द, सभी है वो क्रिप्टोगैम्स ही है। तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है, तो इनमें सिमिलैरिटी है कि सारे के सारे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी इनमें से फ्लावरिंग नहीं है। तो अभी हम आगे के टाइप की तरफ टर्न करते हैं, वो है फैनोरोगम्स। अभी क्लासिफिकेशन टेबल को अगर हम ठीक से देखेंगे तो प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगम्स, और क्रिप्टोगम्स के सारे टाइप्स हमने देख लिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अभी देखेंगे अगला टाइप जो है फैनोरोगम्स। और फैनोरोगम्स मतलब क्या है, जैसे क्रिप्टोगम्स का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, उसी तरह से फैनोरोगम्स को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मैं रीड करता हूँ फैनोरोगम्स का पैराग्राफ। प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड एज फैनोरोगम्स। एक्चुअली प्लांट्स में एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन होता है जिन्हें फ्लावर कहते हैं, तो जिनमें फ्लावर होता है ऐसे प्लांट्स को फैनोरोगम्स कहते हैं। अभी और एक नीचे लाइन लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, फैनोरोगम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अभी फैनोरोगम्स है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। टेबल में आप देख सकते हैं फैनोरोगम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। अभी इस क्लासिफिकेशन का, इस डिवीजन का बेसिस क्या है, फैनोरोगम्स किस हिसाब से डिवाइड किए गए दो टाइप्स में, तो इसका बेसिस है वेदर द सीड इज़ एनक्लोज्ड और नॉट, मतलब जिन फैनोरोगम्स में या जिन प्लांट्स में सीड्स है वो नेकेड होते हैं, मतलब सीड के अराउंड फ्रूट नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म्स मतलब कौन, ऐसे प्लांट्स जिनका सीड है वो एनक्लोज होता है, मतलब सीड अंदर होता है और उसके बाहर फ्रूट होता है, ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो हम लोग ये दोनों टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है जिम्नोस्पर्म्स।
अभी एक एक्टिविटी दिया है, उन्होंने कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। ये जिम्नोस्पर्म्स में जो प्लांट्स है उनको भी शायद आपने ज़्यादा देखा नहीं होगा लेकिन मैं रीड करता हूँ जिम्नोस्पर्म के पैराग्राफ से। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन पेरिनियल एंड वुडी। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। अभी देखिए ये फैमिली के जो प्लांट होते हैं, अगर आप डायग्राम देखेंगे, साइकस का ये डायग्राम है, तो आप देखेंगे कि ब्रांचेस नहीं है इसमें, लीव्स है वो ऊपर उगे हैं और दे आर फॉर्मिंग अ क्राउन। ये जैसे नारियल में होता है। ऑब्वियसली नारियल मतलब जो कोकोनट है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं बिलोंग करता है, लेकिन कोकोनट के जैसे दिखने वाले ये प्लांट्स होते हैं कि जिनमें लीव्स है वो क्राउन फॉर्म करते हैं। दीज प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। अभी इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग होते हैं। बाकी सब अगर प्लांट्स मतलब नॉर्मली अगर आप प्लांट्स के फ्लावर्स देखेंगे तो एक ही फ्लावर में मेल पार्ट जिसे एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट जिसे गाइनोशियम कहते हैं, ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं। लेकिन इसमें ये जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स है वो अलग अलग होते हैं। सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो प्लांट्स बिलोंग करते हैं उनके सीड्स के अराउंड नेचुरल कवरिंग मतलब फ्रूट नहीं होता है। सीड्स आर नेकेड, दैट इज दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स और जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीड्स। इसके एग्जाम्पल है साइकस, पाइसिया जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं, क्रिसमस ट्री जो आपने कॉमनली देखा होगा, थुजा जिसे मोरपंखी कहते हैं, पाइनस जिसे देवदार कहते हैं। तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल्स है जिम्नोस्पर्म के। अभी हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे फैनरोगम्स का, वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है कि जिनमें सीड्स है वो एनक्लोज्ड होते हैं। मैं इसके बारे में रीड करता हूँ सबसे पहले, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो द फ्लावर्स these plants bear are their reproductive organs. Flower develop into fruits and seeds are formed within the fruit. ये important part है कि seeds are formed within the fruit. Seed fruit के अंदर होते हैं। Thus these seeds are covered. Hence they are called angiosperms. Covered seeds वाले plants whose seeds can be divided into, अभी एंजियोस्पर्म्स है वो दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस। अभी ये डिवीजन का, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इसका बेसिस है सीड के स्प्लिट्स। मतलब अगर सीड दो पार्ट में डिवाइडेड होगा तो उसे डाइकोटिलेडन कहते हैं, और अगर सीड दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगा तो उसे मोनोकोटिलेडनस कहते हैं। मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। ये जो आपने चना देखा होगा, चना ग्राम, तो ये एक एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडनस प्लांट का। देखिए उसका जो सीड होता है वो सीड में दो स्प्लिट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, कॉमनली फाउंड होते हैं, तो दो स्प्लिट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को डाइकोटिलेडनस कहते हैं। और एक होता है मोनोकोटिलेडनस। मोनोकोटिलेडनस का एग्जांपल है बनाना का सीड अगर आप देखेंगे तो उसमें दो कोटिलेडन नहीं होते। इसके अलावा और एग्जांपल्स है, जैसे मेज़ है या कॉर्न है, जिसमें कॉर्न का आपने सीड देखा होगा कि उसमें दो स्प्लिट्स नहीं होते हैं, एक ही सिंगल सीड होता है, उसमें दो स्प्लिट्स तो नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स को मोनोकोटिलेडनस कहते हैं। तो अभी टेक्स्ट बुक में मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स और डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के बीच में डिफरेंस के फॉर्म में उनका इन्फॉर्मेशन दिया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस। सबसे पहला बेसिस है सीड्स का। तो सीड्स डाइकोटिलेडनस प्लांट में दो कोटिलेडन्स होते हैं सीड को, और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है एक ही स्प्लिट होता है। रूट, अगर आप रूट देखेंगे तो रूट ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट इज़ टैप रूट टाइप। उसका टैप रूट होता है। टैप रूट का मतलब है एक मेन रूट सेंटर से होता है और उसको साइड से ब्रांचेस आते हैं। तो ऐसे रूट्स जिसमें होते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज सच रूट्स आर कॉल्ड एज टैप रूट। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट में हमेशा टैप रूट पाया जाता है, लेकिन मोनोकोटिलेडनस प्लांट में फाइबरस रूट पाया जाता है। अगर आपको देखना है तो किसी भी ग्रास को आप प्लग करके देखिए। अगर आपके आसपास ग्रास होगा तो ग्रास को अगर आप प्लग करेंगे तो ग्रास के रूट्स है वो फाइबरस टाइप के होते हैं। मतलब सेंटर में एक नोड होता है और फाइबर जैसे फैले हुए होते हैं। मतलब एक सेंटर नोड से रूट्स है वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसे रूट्स को फाइबरस रूट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेम। ये बहुत कॉमन ये है कि डाइकोटिलेडनस प्लांट का जो स्टेम है वो हार्ड होता है, लेकिन मोनोकोटिलेडनस प्लांट का स्टेम है वो इतना हार्ड नहीं होता है। और एग्जांपल है बनाना का स्टेम। बनाना ये मोनोकोटिलेडनस, उसका स्टेम बहुत हॉलो होता है, आप सबने तो देखा होगा ऑब्वियसली। और बाकी अगर
कोई भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट देखेंगे तो उसका स्टेम है वो हार्ड होता है। लीफ वेनेशन रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब है कि बहुत सारे ब्रांचेस लीफ में होते हैं। लीफ के ऊपर जो लाइंस होते हैं उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। लेकिन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है, जो बनाना के लीव्स में आपने कॉमनली देखा होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस प्लांट में, ये आपको रीड करना है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा चैप्टर है वो ख़त्म किया है। तो इस चैप्टर के साथ में एक होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ, और ये होमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। ये होमवर्क अगर आप करेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज भी बहुत सारे हो जाएंगे। एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली करना है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ और एक होमवर्क करना है आपको, और वो होमवर्क पहले करना है। जैसे मैं अभी जो नाम बता रहा हूँ उस हर एक नाम के बारे साथ साथ उसके 2 या 3, मतलब पॉसिबल हो तो 3, मतलब 3 ही करो चलेगा, 3 कम से कम 3। हर एक जो मैं नाम बता रहा हूँ उसके साथ उसके उस टाइप के 3 प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स ये आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है आपको क्रिप्टोगेम्स, मतलब क्रिप्टोगेम लिखना है, उसके नीचे उसके 3 टाइप्स, उसके 3 प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं, और एक या 2 एग्जाम्पल्स। क्रिप्टोगेम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनोरोगम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, ये सारे मतलब टोटल हो जाते हैं 1 2 3 5 4 9, टोटल 9 राइट नोट ऑन ये लिखने हैं आपको, 9 नोट्स लिखने हैं। तो ये क्रिप्टोगम, फैनरोगम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस, ये सारे टाइप्स के आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।